अब तक आपको मैंने बताया था कि सिटीजनशिप होती क्या है, सिटीजन कैसे आप किसी को डिफाइन करोगे, हाउ कैन यू एक्नॉलेज एलियंस, हाउ कैन यू एक्नॉलेज द सिटीजन वर्ड, हाउ कैन यू एक्नॉलेज द सब्जेक्ट वर्ड। तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए वी विल स्टडी नाउ टाइप्स ऑफ एलियन। अब आपने एलियन पढ़ा है कि जो व्यक्ति कुछ दिन के लिए किसी कंट्री में विजिट करता है एंड देन ही विल मूव बैक टू हिज ओन नेटिव कंट्री। वो एलियन कितने टाइप के होते हैं? देन फर्स्ट इसमें आएगा आपका रेजिडेंट एलियंस। तो हु आर द रेजिडेंट एलियंस? द पीपल who have left their native land and have settled in the foreign countries are known as resident aliens। ऐसे व्यक्ति जो अपने देश को, नेटिव कंट्री को छोड़कर, नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल डाउन हो चुकी हैं, उनको हम रेजिडेंट एलियंस के नाम से जानते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ए नंबर ऑफ इंडियंस हैव परमानेंटली सेटल्ड इन श्रीलंका, बर्मा, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड एंड अदर मेनी कंट्रीज। जैसे इंडिया का कोई भी नागरिक जब किसी दूसरी कंट्री में जाके रहने लग जाता है, मतलब परमानेंटली सेटल डाउन इन अदर कंट्री, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एक रेजिडेंट एलियन जो है वो कहलाएगा। देन आपका इसमें आएगा, तो टाइप्स ऑफ एलियन में जैसे मैंने अभी बताया आपको, रेजिडेंट एलियंस वो होते हैं जो आपका अपने परमानेंट नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे इंडिया के जो मैंने बताया अभी आपको, सिटीजन जो हैं किसी दूसरी कंट्री में, एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, श्रीलंका, बर्मा, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड या any other country in the world where the Indian citizen have settled down the permanently, वो आपको रेजिडेंट एलियंस आप उनको कह सकते हैं। देन द टेम्परेरी एलियंस, they are no more the citizens of India, but it depends on the government of the respective states to grant these residents the citizenship of their country or not। जैसे अगर टेम्परेरी की बात करें तो वर्ड से ही आपको इसमें थोड़ा सा एक्नॉलेज होना चाहिए कि टेम्परेरी टाइप्स ऑफ पीपल्स। तो ऐसे सिटीजन जो मान लो इंडिया से हैं, दे आर नो मोर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट इट डिपेंड्स, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट वो उनको सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं या नहीं करते, टेम्परेरी एलियंस को। टेम्परेरी एलियंस आर दोज पीपल who visit foreign countries in order to serve their purpose, and when their purpose are served they go back to their native land। अब जो टूरिस्ट वीजा पे हमारे कंट्री में आया है, या हम अगर टूरिस्ट वीजा पे किसी और कंट्री में विजिट करते हैं, तो दैट डजंट मीन कि हम वहां की नागरिकता ले लेते हैं, बट इट ऑलवेज मीन दैट यू आर going to that country on some norms, rules and regulation as per the permitted by the embassy, then you will get the visa to visit there। you have also acknowledged the time duration, या आप 1 वीक के लिए जा रहे हैं, 1 मंथ के लिए जा रहे हैं, 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। उस ड्यूरेशन में आपका जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपका पैटर्न चलेगा, वो उस कंट्री को आपको साथ देना पड़ेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड देन व्हेन यू आर गो एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर कंट्री, वो सेफली आप आ सकते हैं जब आपका पर्पस और आपके काम आपका खत्म हो जाएगा, देन यू विल गो बैक टू योर कंट्री। उस ड्यूरेशन में आप नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना वो आप उस देश की नागरिकता ले सकते हैं, because you are on the tourist visa, you are on the you can say that the tourist visa, और टूरिस्ट वीजा के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से एक्नॉलेज करेगा, आगे आपको सिटीजनशिप के लिए एक्नॉलेज करे ना करे, वो डिपेंड करता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो आपको मानने पड़ेंगे। देन आपको इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी, इसमें वैसे तो एम्बेसडर से इसको आगे हाईलाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एवरी ईयर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू रिसीव हायर एजुकेशन। जैसे कल को आप ही किसी फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो जो ट्रेडर्स है विजिट करते हैं फॉरेन कंट्री में किसी व्यापार के अकॉर्डिंग या ट्रेड के अकॉर्डिंग, व्हेन देयर पर्पस आर सर्व्ड दे कम बैक टू द देयर होम।
तो ये आपके एक तरह से टेम्परेरी जो एलियंस हैं वो कहलाएंगे, दोनों ही हो सकते हैं। Then the ambassadors. Ambassadors are those aliens who settled in foreign countries as the representatives of their government. एम्बेसडर्स का आपने नाम सुना होगा, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट किए जाते हैं पर्संस थ्रू द सिविल सर्विसेज, और उसमें आपको गवर्नमेंट दूसरी कंट्री में अपॉइंट कर सकती है एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो वहां के जितने भी पर्संस हैं वो जो इंडिया के हैं, आपको उनका तो प्रोटेक्शन करना ही है एज पर रूल्स। एंड जो आपके बाकी के पर्संस हैं, जैसे जो उस कंट्री के रेजिडेंट हैं, वो अगर इंडिया आना चाहेंगे तो थ्रू दैट एम्बेसी उनको परमिशन लेनी होती है किसी दूसरे कंट्री में विजिट करने के लिए फॉर द वीजा फॉर्मेलिटीज। तो एम्बेसडर्स का जो एक अधिकार क्षेत्र है, एक राइट्स का क्षेत्र है, वो आप जो है इसमें बता सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने नेटिव गवर्नमेंट को, और उन्हीं के आदेशों के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। आपको जितनी भी फैसिलिटी दी जाएंगी एज एम्बेसडर, वो जो नेटिव कंट्री है वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो फॉर एग्जांपल, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज लिव इन इंडिया एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट लिव इन फॉरेन कंट्रीज। आपको यहाँ पर अलग अलग देशों के राजदूत एम्बेसडर्स जो हैं मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज, हाउसिंग, हाउसकीपिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टाफ वगैरह मुहैया वो है इंडियन गवर्नमेंट कराती है। ऐसे ही जब इंडिया का कोई बंदा या इंडिया का कोई एम्बेसडर एज ए रिप्रेजेंटेटिव किसी दूसरी कंट्री में अपॉइंट किया जाता है, उसको भी सेम फैसिलिटी जो है वो फॉरेन कंट्रीज उसको प्रोवाइड कराती हैं। जितने भी नियम कानून हमारे देश के बनेंगे फॉर द वीजा फॉर्मेलिटीज, वो उसको मानने पड़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपका एक एम्बेसडर्स का रोल होता है एज ए एलियन के रूप में, जो एक हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। देखिए, इंडिया जब बना था, जब आजादी के बाद आपका अलग देश बना, एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना, तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स रही थी कि फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप देयर विल बी सम एक्ट, कि ताकि आप किसको एक्नॉलेज करोगे कि वो इंडियन है या वो पाकिस्तानी है। तो बाय बर्थ है या बाय रजिस्ट्रेशन है, तो देयर आर वेरियस इश्यूज आर देयर विच यू हैव टू एक्नॉलेज। यहाँ पर इस एक्ट में आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से किस ड्यूरेशन में एक्नॉलेज करना है कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है। तो देयर इज ए एक्ट behind that all the rules that you can acknowledge as the Citizenship Act of 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपके संविधान के निर्माता जो थे, उन्होंने इसका जो है एक प्रोसीडिंग की थी। सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया, जितने भी आपके नागरिकता के कानून हैं भारत में, इज गवर्न्ड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो तरह से उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। एक आपका आएगा सिटीजनशिप एक्ट जो आपका आएगा 1955 में बना था, इसको भी संशोधित भी किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा जो वो कानून जो बनेंगे आपके नागरिकता के, वो आपके संविधान के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो दो तरह से ही इसको एक्नॉलेज करते हैं। देन इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज whose citizenship law is incorporated in the constitution itself। इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से एक है विश्व की जिनका जो सिटीजनशिप लॉ है वो संविधान के अंदर ही है, अलग से कोई कानून नहीं बना रखा। सिटीजनशिप जो एक्ट आपका है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है और उसको संविधान में जगह दी गई है। तो वो सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो जाता है आपकी नागरिकता का। जब आपको कोई कहता है कि नागरिकता का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कैसे गवर्न करती है इंडियन गवर्नमेंट, यू कैन प्राउडली से दैट वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द सिटीजनशिप लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। वहीं से गवर्न किए जाते हैं, जिनका प्रोटेक्शन खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। अगर कोई इसमें चेंजेस लाना है, कुछ उसमें बदलाव लाना है, तो वो एक व्यक्ति नहीं ला सकता। इट्स रन बाय द ऑर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे संविधान में लिखा है लॉ परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो उसी तरीके से करना पड़ेगा। एंड ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अरोज बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने जो सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कि हमें
2 देश बनाने पड़े, और उसकी वजह से जो सिटीजनशिप लॉ है वो हमें इनकॉर्पोरेटेड करना पड़ा अपने संविधान में। सो these circumstances lead to the arose of some partition issues between India and Pakistan, and the freedom of Indian state to either join the union or leave it. जब वो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का आजादी के बाद, उसमें गवर्नमेंट ने सबको फुल्ली फ्री कर दिया था कि यू कैन लीव इंडिया और यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। किसी पर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान जाके सेटल डाउन होना है, यू कैन इजीली मूव देयर। आपको लगता है आपको यूनियन का पार्ट बनना, यूनियन मतलब इंडियन स्टेट, तो यू कैन स्टे हियर। एंड द सिटीजनशिप लॉ हैड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक डिक्लेरेशन था कि सिटीजनशिप लॉ जरूरी है, क्योंकि कोई क्लेम ना करे बेवजह से कि हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जन्म इंडिया में हुआ था, हमारा पाकिस्तान में हुआ था, तो सिटीजनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो उसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिटीजनशिप एक्ट को बनाना जरूरी समझा। तो आज मैं आपको इतना ही आपको डिस्क्राइब करूंगा, रेस्ट वी विल डू इन द कमिंग लेक्चर्स। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यूज आता है, so you can talk to me in the coming lectures.